बाजार को और बारीकियों से समझते हैं और आज मार्केट के महारथी सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा। एंड मिहिर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पे। और सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ट्रस्ट म्यूचुअल फंड्स के सीईओ का पदभार संभाला है। तो हम आगे आपसे बातचीत करते रहेंगे और कई समय से हम आपसे बातचीत करते भी आए हैं। पर मिहिर, सबसे पहले आपसे मार्केट्स पे ही राय जानना चाहेंगे, क्योंकि जितने भी आपके इंटरव्यूज हम सुन भी रहे थे, इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा कायम है। पर अगर हाल फिलहाल देखें तो कई सारे एक्सपर्ट्स का ये भी मानना था कि जो ब्रॉडर मार्केट स्पेस है वहाँ पे कई पॉकेट्स में जो है फ्रॉथ बनते हुए दिख रहा है, ओवर वैल्यूड है। अभी फिलहाल क्योंकि हम स्मॉल कैप इंडेक्स फिर से एक ऑल टाइम हाई पे देख रहे हैं, क्या फिर से ऐसे कुछ कंसर्न्स आ रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट में कुछ जगह पे फ्रॉथ है जहां से बचना चाहिए, और कौन से ऐसे स्पेसेस हैं जो कि आपको पसंद आ रहे हैं? गुड मॉर्निंग, धन्यवाद। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए, एज फार एज द जो मार्केट का जो माहौल है वो अभी भी पॉजिटिव है और रिटेल पार्टिसिपेशन कम नहीं हो रही है। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स भी काफी अच्छी तरह से स्मॉल और मिड कैप सेगमेंट में हो रहे हैं। तो आप जो फ्रॉड की बात कर रहे हैं वो बात सही है, लेकिन स्टॉक सिलेक्टिव होने में कोई 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 मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने पहले ही कहा कि हमारा भी व्यू यही है कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। और जब इंडिया जैसी इकोनॉमी, इमर्जिंग मार्केट जो है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, ग्रो करती है, तो नए नए सेक्टर्स और स्टॉक्स क्रिएट तो होते ही हैं। तो ये नए स्टॉक्स और सेक्टर्स का जो ग्रोथ रेट होता है टिपिकली, वो बड़े लंबे समय तक एक हाई ग्रोथ रेट में चलते हैं ये स्टॉक्स और सेक्टर्स। जो एस्टैब्लिश सेगमेंट्स है, फॉर एग्जांपल एफएमसीजी, जहां पे पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, या तो सम ऑफ द अदर सेगमेंट जहां पे ऑलरेडी पॉपुलेशन में वो पहुंच चुका है, वहां पे शायद हमें ग्रोथ इतना ना दिखे। लेकिन नए नए जो सेगमेंट्स उभर रहे हैं, सपोज हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम करना है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में जो हाई एंड प्रीमियम इनकम लेवल्स के जो कंजम्पशन कैटेगरीज हैं वो अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो वो सब थिंग मेरे ख्याल से लंबे दौर तक फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं। और जब मार्केट को ये सेंस होता है कि ये ट्रेजेक्टरी बहुत लंबी है ग्रोथ की, तो मार्केट उसको प्रीमियम वैल्यूएशन देता है। तो हमें फ्रॉथ और प्रीमियम वैल्यूएशंस के बीच में एक एक बड़ा फाइन लाइन है, बड़ा सटल डिफरेंस है, लेकिन वो हमें डिस्टिंग्विश करना करना आना चाहिए। बॉलपार्क में ये कहूंगा कि मैनेजमेंट और प्रमोटर की क्वालिटी सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड इज, अगर लो फ्लोटिंग स्टॉक है और जहां पे अनयूजुअल वॉल्यूम्स हो रहे हैं, जहां पे ऐसा लग रहा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ज्यादा है, वो स्टॉक्स में अवॉइड करूंगा। बट जस्ट बिकॉज वैल्यूएशंस में हमें 30 या 40 का पी देख रहे हैं, वो एक रीजन नहीं है बिलीव करने का कि फ्रॉड है। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर देखिए, नतीजों का सीज़न भी चल रहा है और नतीजे अच्छे आ रहे हैं। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि रौनक है, जहाँ पर कमज़ोर आ रहे हैं वहाँ पर पिटाई भी हो रही है। आपकी नज़र खास तौर से कहाँ पर है? कौन से वो सेगमेंट्स हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको लगता है कि थोड़ा वेटेज बढ़ा देने की ज़रूरत है अब? देखिए, सबसे बड़ा सेक्टर तो बैंकिंग है, और उसमें हमें ये देखना था कि मार्जिन्स पे क्या ट्रेंड्स मिल रहे हैं। तो अभी तक जो तीन चार बड़े रिजल्ट्स आए हैं उसमें मिक्स्ड ट्रेंड्स हैं। एक दो बैंक ने मार्जिन्स में कमी दिखाई है, दूसरी एक दो बैंक ने मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट भी दिखाए हैं। तो एक मिक्स बैग है वो। आई थिंक इट्स गुड, क्योंकि अब तक लास्ट पिछले दो तीन क्वार्टर से ऐसा लग रहा था कि मार्जिन्स पे प्रेशर है। अब लग रहा है कि मार्जिन्स पे प्रेशर अभी भी है, लेकिन थोड़ा कम होते जा रहा है। बैंक्स अपना जो एसेट लायबिलिटी है वो मैच कर रही है। तो बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर्स के जो रिजल्ट्स हैं मैं बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ। दूसरा हमारा व्यू आईटी, जो ग्लोबली लिंक सेक्टर्स हैं, आईटी है, कमोडिटीज है, उसमें व्यू इतना पॉजिटिव नहीं है हमारा। तो अब तक तो ऐसा लग रहा है कि वो व्यू सही जा रहा है, रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। बट आईटी सेगमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, बड़ा सेगमेंट है, उसमें भी हम देख रहे हैं। और थर्ड, हम ये देख रहे हैं कि जो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी रिटेल जो सेक्टर है, वहां पे अब कमोडिटी प्राइसेस का जो प्रेशर था वो कम हो रहा है कि नहीं, मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहे हैं कि नहीं, वो एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट हम मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है मीर भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला और नई पोजीशंस के लिए आपको बहुत बधाई। आपके ना दोनों वाली पोजीशंस के जो नाम थे ना वो बहुत अच्छे थे। पहले आप मैक्स में थे तो मैक्सिमम आपसे इंटेलिजेंस मिलता था, अब आप ट्रस्ट में हो तो ट्रस्ट वर्दी इंटेलिजेंस आपसे मिलता है। तो ये दोनों
नाम आपके फर्म के बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शानदार है। मीर भाई, एक चीज़ आपने अभी ना एक इस्तेमाल की, मैंने वो वर्ड ना लिख लिया। आज ना एक्चुअली में बहुत लर्निंग का दिन है मेरे लिए। तो आपने बोला लो प्रोटीन वाले जो शेयर्स हैं उनमें ध्यान नहीं देना। ये लो प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाले जो शेयर्स हैं या फिर सेगमेंट जो है, जरा आप और बता सकते हो कहाँ पे है लो प्रोटीन? लो फ्लोटिंग स्टॉक। हाँ हाँ, लो प्रोटीन स्टॉक्स। बिल्कुल। तो यहाँ पे कई कई सेक्टर स्टॉक्स है जहां पे प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा है, 70, 80, 85% है। कई पीएसयूज हैं जहां पे गवर्नमेंट की होल्डिंग 80, 90% है, और इनका मार्केट कैप भी इतना बड़ा नहीं है। तो वहां पे जो वैल्यू ऑफ द फ्लोटिंग स्टॉक काफी कम होता है, और वहां पे जब स्पेकुलेशन शुरू होता है तो एक एक फ्रेंजी जैसी बन जाती है, वहां पे फ्रॉथ बन सकती है। दैट वाज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक। ओके, लो फ्लोटिंग स्टॉक से थोड़ा सा बच के रहना है। पर मिहिर, यहाँ पे आपसे समझना चाहेंगे कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं जो कि आपको फिलहाल पसंद आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया ग्रोथ स्टोरी में देखिए तो लंबे समय के लिए अगर किसी को नज़रिया बनाना है तो कहाँ पे बनाना चाहिए? आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे लिए तीन बिग पॉकेट्स हैं जो हम देख रहे हैं। तीन बिग थीम्स हैं, बड़ी थीम्स हैं जो हम देख रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया इंडिया ग्रोथ स्टोरी की। सबसे पहली है, जो डेमोग्राफिक्स की वजह से इनकम लेवल्स बढ़ रही हैं, तो उससे दो चीजें हो रही हैं। एक तो प्रीमियम आइटम्स जो है उसकी कंजम्पशन हायर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे जा रही है। तो प्रीमियम आइटम्स की कंजम्पशन ग्रो ज्यादा कर रही है कंपेयर टू लोअर एंड आइटम्स। और उसी का जो एक ऑफशूट ये भी है कि जो सेविंग्स की फाइनेंशियलाइजेशन हो रही है उसमें काफी एक्सेलरेशन हो रही है। तो जो हम कह रहे हैं कि कैपिटल मार्केट लिंक स्टॉक्स हैं, या वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, जो सेविंग्स को टैप करती है, वो सेगमेंट्स भी ज्यादा फास्ट ग्रो करेगी कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। तो ये प्रीमियमाइजेशन ऑफ कंजम्पशन और फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स जो इनकम के लिंक्ड है, वो एक बड़ा थीम है हमारे लिए, और ये लॉन्ग टर्म है, ये जल्दी चेंज नहीं होगा व्यू। सेकंड थीम हमारा ये है कि फिजिकल एसेट क्रिएशन। हम मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो 7% जो इकोनॉमिक ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी तक जो हमारा सपोर्ट था वो मोस्टली कंजम्पशन का था और गवर्नमेंट स्पेंडिंग का था। लेकिन ये 5-5.5% जीडीपी ग्रोथ के लिए ठीक है, बट 7 या 8% जीडीपी ग्रोथ रेट करना है तो इट हैज टू कम फ्रॉम फिजिकल एसेट क्रिएशन। और अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट का भी फोकस यहीं पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग एनकरेज करने के लिए है। रियल एस्टेट सेक्टर ऑल्सो इज डूइंग वेल। गवर्नमेंट की जो डिफेंस में स्पेंडिंग है, रोड में स्पेंडिंग है, रेलवे में स्पेंडिंग है, वो भी अच्छी तरह से चल रही है। तो मेरे ख्याल से ये मल्टी ईयर थीम है जो सपोर्ट करेगी जीडीपी ग्रोथ को, विच इज फिजिकल एसेट क्रिएशन। और तीसरा जो हमें थीम अच्छा लगता है वो न्यू बिजनेस मॉडल्स का है, न्यू एज कंपनीज का जो है। वहां पे मुझे लगता है ये डिसरप्शन बिजनेस मॉडल्स का काफी अच्छा हो रहा है, नए नए बिजनेस मॉडल्स क्रिएट भी हो रहे हैं। और ये जो कंपनीज है वो मेरे ख्याल से उनकी जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो लंबे समय तक चल सकती है। तो ये तीन बड़े थीम्स है मैं कहूंगा। एक तो income and premiumization of consumption and financialization of savings. Second is physical asset creation, and third is new age business models. मेहर भाई, एक सवाल होगा, दो सवाल छोटे छोटे मैं क्लब कर दूंगा। एक तो मेटल्स में देख रहे हैं कि अच्छी चमक आ रही है, कुछ आंकड़े भी अच्छे आ रहे हैं और कुछ मेटल के जो प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको ये मेटल में क्या ये स्ट्रक्चरल चेंज दिख रहा है, क्या ये सस्टेन करेगी तेजी? और दूसरी चीज, पीएसयूज में भी हम देख रहे हैं कि फिर से एक रिन्यूड इंटरेस्ट है, उसमें कहां पर आपको वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी दिख रहा है? Metals is more linked to global commodity cycle, और साइकिल इतना सपोर्टिव नहीं है, लेकिन मेटल के सप्लाई में डिसरप्शंस हो रहे हैं, और थोड़ा सा सपोर्ट चाइना की ग्रोथ से भी आ रहा है। क्योंकि पिछले 2 साल से चाइना का जो स्लोडाउन हो रहा था तो मेटल्स का डिमांड इतना नहीं बढ़ रहा था। लेकिन अब लग रहा है कि चाइना भी धीरे धीरे करके ग्रोथ पाथ पे वापस आ रहा है। पहले जो 8-10% ग्रोथ करता था वैसा नहीं, लेकिन 4-5% ग्रोथ पाथ पे शायद चाइना आ जाए। तो एक बहुत ही लो लेवल से बाउंस हो रहा है मेटल्स का, तो मे बी इट कैन कंटिन्यू फॉर सम टाइम। तो एक आई वुड से एक टैक्टिकल या तो ट्रेडिंग काइंड ऑफ सिचुएशन है मेटल्स सेक्टर में। रही बात पब्लिक सेक्टर कंपनीज की,
पब्लिक सेक्टर कंपनीज में हम जो देखते हैं उसको कंपनी बाय कंपनी देखते हैं, सेक्टर बाय सेक्टर देखते हैं। मैं ये बिलीव नहीं करता कि सारे पीएसयूज को एक ही तरह से देखा जाए, क्योंकि हर बिजनेस अलग है। एक तरफ हमारे पास माइनिंग कंपनीज है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की कंपनीज है, रिफाइनिंग मार्केटिंग कंपनीज है, सारी डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं। एक तरफ हमारे पास कैपिटल गुड्स वाली कंपनी है, एक तरफ हमारे पास फाइनेंशियल जो पावर सेक्टर की फाइनेंस के लिए जो होती है उस तरह की कंपनीज है। डिफेंस में काफी सारी पीएसयू कंपनीज हैं। तो ये सारे बहुत ही डिफरेंट डायनेमिक वाले सेक्टर्स हैं। तो हम स्टॉक बाय स्टॉक हम उसको देखते हैं। ब्रॉडली मैं ये कहूंगा कि जो कमोडिटीज वाली जो पीएसयू कंपनीज है उसमें जी। हमारा जो व्यू है इतना पॉजिटिव नहीं है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग वाली है डिफेंस वगैरह में, रेलवेज डिफेंस, वो सेट में हमारा व्यू ठीक ज्यादा ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सही से आपने अपना व्यू रखा मीर भाई। बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और तमाम सेक्टर को लेकर, सेगमेंट्स को लेकर गाइड करने के लिए हमारे दर्शकों को। लेकिन